खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। और आपने उस समय कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आज जब अधिक से अधिक भागीदारी राजनीति में और इस देश की व्यवस्था में अति पिछड़ों की जब बात आई, तो क्या कारण है कि आपके पेट में जो है दर्द होने लगा? माननीय नीतीश कुमार का मैं समझता हूं कि इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। माननीय चंद्रशेखर आने वाले 2024 के चुनाव में इस भारत के लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। जब चुनाव आ रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है भाजपा पुनः डोरे डालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा माननीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत को भी समझने का प्रयास कर रही है। देखिए, घर जब बनता है अच्छे लोगों का, तो पड़ोसी जो है जिसको जलन होता है वो घर में दूसरे तरह का रड घुसा करके और होल बना करके उसके घर को देखने की कोशिश करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि मिश्रा। आपको पता है कि बिहार में जेडीयू ने जब से एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ा और जब से महागठबंधन के सरकार बनाई है, तब से बिहार में राजनीतिक उठापटक थमने का थाम नहीं ले रही है। और अगर हालिया दिनों की बात करें तो जिस तरीके से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है, उसके बाद से लगातार जो दोनों दल हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हैं और दोनों ही एक दूसरे को अति पिछड़ा का विरोधी बता रहे हैं। तमाम इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, देश की भी कुछ राजनीतिक हालात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एस.के. सैनी साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बक्सर खबर में। जी, आप सारे लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप मीडिया जगत जो है इस देश और संविधान के चौथे स्तंभ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये लेंगे, बिहार से ही लेंगे, कि आपको पता होगा कि बिहार में जो राजनीतिक उठापटक है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर चल रहा है और जब से नगर निकाय का चुनाव स्थगित हुआ है उसके बाद तो देखा जा रहा है कि बीजेपी हो या महागठबंधन एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और दोनों ही एक दूसरे को दलित विरोधी बता रहे हैं। सर्वविदित है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत और भारत के संविधान में जो व्यवस्था जो है मिली। और कभी कभी एक देहात में कहावत कहा जाता है कि चोर ही शोर मचाता है। सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है? तो चोर, लोग कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस भारतवर्ष में ठीक है, बिहार में लोगों ने दोषी बनाया कि माननीय नीतीश कुमार जी जैसे नेता ने अति पिछड़े के साथ विश्वासघात किया। ये लोग कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? ये भारत की पूरी जनता जो है इस बात को जानती है, समझती है और कहती भी है। आप इस बात को जान लें सर कि केंद्र में विगत 2014 के बाद अभी तक सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, मैं भाजपा एवं केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। उनकी अपनी पॉलिसी है, सारे लोगों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन जो चुनाव की घोषणा जो है हुई इस भारतवर्ष में, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव, भाजपा के साथ माननीय नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी और 2006-07 की मैं बात कर रहा हूँ, 73वें संशोधन में जब पंचायती राज बना तो उस पंचायती राज के तहत कुछ जो भी संगतियाँ विसंगतियाँ थी, संविधान में संवैधानिक परिवर्तन करके, संविधान का संशोधन करके उसमें पंचायती राज बना था 73वें संशोधन में मेरे ख्याल से। और 74वें संशोधन में आपका जो है नगर परिषद, नगर पंचायत एवं नगर निगम का चुनाव की बात और घोषणा हुई। मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र में बैठी हुई गूंगी सरकार से कि ये देश तथा देश के सारे नागरिक अपनी संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपने अधिकार के प्रति पूरे देश में जो है चिल्लाहट मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना कराओ, लेकिन आप आखिर कारण क्या है? इसका मतलब आपकी व्यवस्था और आपकी पॉलिसी संविधान से ऊपर है। भारत का संविधान भारत के लोगों के हित में बना, यहाँ की व्यवस्था के लिए बना,
लेकिन आप इस व्यवस्था से आपको कोई लेना देना नहीं, और व्यवस्था तार तार करके जो है आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है, बिहार की सरकार ने अति पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया और डाटा तैयार करके पूरी तरह से नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंचायती राज से 73 में बना, उसके बाद जब से ये संवैधानिक व्यवस्था हुई, आपने इसके संशोधन में कितनी व्यवस्था दी? आप तो 2 टर्म इस केंद्र की सरकार के मुखिया रहे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूं। मानसिक दिवालियापन और खोट है। अगर माननीय नीतीश कुमार में गलती है तो निश्चित रूप से उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 6 और 7 में जब चुनाव हुआ, पंचायती राज के बाद नगर निगम या नगर पंचायत का चुनाव, जब आपके साथ माननीय नीतीश कुमार थे, तो इसका मतलब इस देश की टोटल व्यवस्था जो है सही था और अति पिछड़े तथा पिछड़ों को जो है सम्मान मिलता था। कहने का मतलब यह है कि जब आपसे हम अलग हो गए तो इसका मतलब टोटल इस देश की व्यवस्था और अति पिछड़ों के साथ नीतीश कुमार ने खिलवाड़ किया। जब आपको इस बात की चिंता थी, जब आप माननीय नीतीश कुमार के साथ थे, तो ये चीज़ तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने केवल भाषणबाजी, थोथली बयानबाजी और झूठी मानसिकता लेकर के इस देश को दिग्भ्रमित करने का काम किया। जनरल था तो उसमें कोई जो है किसी को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब वर्गीकरण हुआ कि सारे लोगों को लाभ मिले, माननीय नीतीश कुमार ने इस देश में 100 में जो जितनी जातियां जिसकी अपेक्षा के अनुरूप जो डाटा बना करके माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटीज़, क्या कहते हैं दलित और क्या कहते हैं आपका जो है जनरल का, सारे लोगों का ध्यान दिया और आपने उस समय कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज जब अधिक से अधिक भागीदारी राजनीति में और इस देश की व्यवस्था में अति पिछड़ों की जब बात आई, तो क्या कारण है कि आपके पेट में जो है दर्द होने लगा? क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि आखिर इस पीछे के, इस प्रकरण के पीछे का पूरा क्या खेल है? क्योंकि ये तो अलग बात है कि कोर्ट ने आदेश दिया, निर्वाचन आयोग ने उसका पालन किया और चुनाव को जो है वो निरस्त कर दिया गया फिलहाल। लेकिन ये जो दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दलितों का विरोधी बता रहे हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोधी बता रहे हैं, इसके पीछे का क्या प्रकरण है? इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या लगता है इसके पीछे? देखिए सर, मेरे समझ से ये भाजपा की दोरंगी चाल है और भाजपा की विचारधारा जो है समाज, देश और संविधान के प्रति इसका रुख जो है, इसका रवैया ठीक नहीं है। अगर रवैया ठीक रहती तो इस तरह की बातें नहीं आती। आप माननीय चुनाव आयोग से लेकर के भारत के केंद्र में बैठी हुई सरकार का आधिपत्य इस भारत के माननीय जुडिशरी पर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट के जजेस, सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ, आप अपने स्थिति को जो है स्पष्ट करें इस जनता के सामने, क्योंकि आप पर इस देश के हर नागरिक को भरोसा होता है। आपको अगर टिप्पणी करनी थी या विराम लगाना था तो जो पहला चरण का चुनाव था उससे पहले जो है विराम लगा करके ये बिहार की सरकार को जो है आप अल्टीमेटम देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है सैनी साहब कि चूँकि अब देखा जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव के बहाने ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। दोनों जो दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को अति पिछड़ों का विरोधी बता रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि अब जो है आने वाले समय में पूर्ण रूप से ही बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के बहाने ही लोगों को पता चल गया कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है। और जो जेडीयू है, जो महागठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा पता चल गई कि इसमें क्या है। तो आगे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है देश की राजनीति में इसको लेकर? माननीय नीतीश कुमार का मैं समझता हूं कि इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है और माननीय तेजस्वी ने तो इस बात को बोल भी दिया। मैं न माननीय तेजस्वी और न माननीय नीतीश कुमार की पार्टी में हूं, मैं इन लोगों की पार्टी में और दलगत राजनीति, भारत के पिछड़े अति पिछड़े लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है।
अच्छा, बिहार में एक और बात कही जा रही है कि अभी तो चूँकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ सरकार में हैं, माना ये जा रहा है, ये भी दलील दी जा रही है कि ज़्यादा दिन ये लोग चल नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो IRCTC का घोटाला था उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति का जाँच चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर जेल चले जाते हैं 2 साल से अधिक की उनको सज़ा हो सकती है, तो उनको फिर चुनाव लड़ने पर भी बैंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का आधिपत्य हो जाएगा RJD पर। सर एक चीज़ जान लें, आपको मैं बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव, इन लोगों का अंदरूनी मामला है, मैं इन लोगों के मामले में नहीं जाना चाहता। और मेरे ख्याल से ये दोनों लोग मिल करके बिहार के विकास में एक लकीर खींचने जा रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं। और मैं समझता हूं कि माननीय नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ रहे तब या RJD के साथ आए तब, माननीय नीतीश कुमार के इरादों में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और सारे समाज के लिए माननीय नीतीश कुमार के दिल में कभी खोट नहीं हुआ। अब रही बात साथ में आने के बाद, आप देख रहे हैं कि नौजुआ इस देश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही धड़ाधड़ जनता के हित में जो फैसला लेने का काम किया और ले रहे हैं, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ और जनता के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव कि आज के डेट में जो 2090 के दशक की जो बदनामी और जो कीचड़ लगा था, निश्चित रूप से उसको साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन सर सवाल भी तो उठ रहे हैं। आप देखिए कि जब से ये सरकार बनी, चाहे वो कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार की बात हो, चाहे जो आपको कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे उनकी बात हो, विपक्ष ने तो ये भी कहा कि धड़ाधड़ 2 विकेट गिर गए, अभी और कई विकेट गिरने बाकी हैं, ये सरकार तो चल नहीं पाएगी। देखिए, घर जब बनता है अच्छे लोगों का, तो पड़ोसी जो है जिसको जलन होता है, वो घर में दूसरे तरह का रड घुसा करके और होल बना करके उसके घर को देखने की कोशिश करता है। ये स्वभाव है लोगों का जो ईर्ष्या रखते हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों लोग मिल करके जो काम किए, अरे मैं पत्रकार साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्र में बैठी हुई चतुर चालाक सरकार में कितने अपराधी तत्व बैठे हुए हैं। आपको लगता है एक से लेकर के पता ना हजारों ऐसी केसें होगी, चाहे वो परिवारवाद का हो या अपराध का हो। आपके साथ जब जाते हैं तो दूध का धुले हुए हो गए, और जब आपसे अलग होते हैं तो अपराधी हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में भी बीजेपी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। तो बीजेपी का ये जो दावा है कि दोनों जगहों पर बीजेपी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा? देखिए, ये तो ज़मीन के गर्त में है, ये गर्भ में है। मैं इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। विपक्ष का काम है कहना, क्योंकि बिहार में तो विपक्ष जो है सामने बैठा हुआ है। बिहार में विपक्ष का मतलब ही हो, अगर बिहार में विपक्ष जो है अपना अगर ये काम नहीं करती है, तो निश्चित रूप से जो है जो विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं उनकी दाल रोटी नहीं चलेगी। लगता है कि जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं उतना आसान हो पाएगा? मोदी का विकल्प कोई निकल पाएगा? मोदी का विकल्प तो इस देश में निकल चुके हैं माननीय नीतीश कुमार। अब रही बात अन्यत्र लोग अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, इस भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश के साथ आना पड़ेगा। अगर नीतीश जी इसमें कामयाब हो जाते हैं, सारे पार्टियों को एकजुट करके, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उसको उनका रुख साफ करके अपने साथ लाने का, तो निश्चित रूप से एक आंधी तो आएगी। और मैं इतना ज़रूर समझता हूं कि माननीय नीतीश कुमार एक योग्य एवं कुशल शासक हैं, और वो आदमी जो निर्णय लेते हैं इस देश बिहार में, जो निर्णय लिया आज तक बिहार के हित में, वो निश्चित रूप से सफल हुआ। आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर श्री चंद्रशेखर रावण के द्वारा इस देश में जो एक आंधी बहाने का काम, इस परिवर्तन लाने का काम जो किया गया पूरे देश में, माननीय चंद्रशेखर आने वाले 2024 के चुनाव में इस भारत के लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। अगर मैं माननीय नीतीश कुमार से भी कहना चाहूँगा, माननीय तेजस्वी से भी कहना चाहूँगा कि आगामी तूफान का सामना करना है
तो उसमें तूफान के लिए एक दूसरा तूफान पैदा जब तक नहीं करते हैं, लाते हैं अपने साथ, तब तक उस तूफान के रुख को रोका नहीं जा सकता। लेकिन कहा यह भी जाता है सर कि उत्तर प्रदेश में आपकी जो पार्टी थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो भी हाशिए पर चली गई। बिहार में आपकी स्थिति क्या है? तो लोग ये क्यों नहीं कहें कि सैनी साहब कहीं द्वेष में तो नहीं बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, द्वेष में नहीं, बीजेपी ने जो विश्वासघात करने का काम किया था पिछड़े अति पिछड़ों के साथ, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये पिछड़े अति पिछड़े दलितों माइनॉरिटीज़ की राजनीति करते हैं, आप ये भी जानते हैं। और हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर संवैधानिक जानकारी की बात करते हैं। अगर ऐसा माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं करते तो निश्चित रूप से जो है पिछड़े अति पिछड़े के साथ जो है एक बार विश्वासघात पुनः होता। आपने देखा कि हम सरकार में थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने के साथ जो विश्वासघात हुआ, ठीक है कि अभी पुनः रुख जब चुनाव आ रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है भाजपा पुनः डोरे डालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा माननीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत को भी समझने का प्रयास कर रही है। और इस चीज़ को साबित कर दिया माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कि पूर्वांचल में सिर्फ अगर किसी की चलती है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर की है। बिहार में सर अभी आप कहाँ हैं? बिहार में आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? आने वाले चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी और आपकी तैयारी क्या है? देखिए, मैं अभी किंचित कारणों से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं अपने अभियान को रोका हुआ है मैंने, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर का एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 27 अक्टूबर को गांधी मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है। आप देखेंगे, वो देखने का विषय होगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत जो है उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी किस तरह से है। लेकिन साथ में मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो अपने आप में अति पिछड़ों की एक ताकत है ही है, लेकिन दलितों की ताकत, अति पिछड़ों की ताकत और माइनॉरिटीज, ये तीनों की ताकत लेकर आज के डेट में पूरे माहौल इस देश में खड़ा करने वाला अगर कोई नेता पैदा लिया है और आ रहा है नए बड़े पैमाने पर, जो सिर्फ डायरेक्ट श्री मोदी को रोकने की ताकत रखता है, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर रावण। और माननीय तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहूँगा कि आपके भी पार्टी में बहुत लोग इस्तीफा देना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए तो उस रुख को भी साफ करिए, क्योंकि कुछ लोग इस बिहार में शाहाबाद की भी जनता आपके इस रुख पर भी विचार करती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपके पार्टी में हैं जिससे ना अति पिछड़े का विकास हुआ, न दलितों में कोई नेता पैदा हो पाया, न माइनॉरिटीज में शाहाबाद में कोई नेता हो पाया, न आपका जो है शाहाबाद की धरती पर मैं स्वयं बोलूं तो जनरल समाज में कोई पैदा नहीं हो पाया। आपका इशारा जगतानंद जी पर तो नहीं है? नहीं, मैं इशारा, बहुत सारे उनके पार्टी में लोग हैं, बहुत सारे उनके पार्टी में लोग हैं। मैं जगतानंद जी, क्योंकि उनको लेकर के भी इन दिनों चर्चा है, क्योंकि जैसे उनके बेटे सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया तो मीडिया में इस बात को भी कयास लगाया जा रहा था, खबरें भी चल रही थी कि अब जगतानंद भी जो है वो इस्तीफा देंगे पार्टी से। देखिए, ये तो सच बात ये है कि माननीय तेजस्वी यादव एक तेज तरार और अभी नया जुआ नेता हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं और वो भी जानते हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि दोनों तरफ से खिचड़ी नहीं पकेगी, या तो भाजपा की तरफ जाके उसकी गुलामी करिए, नहीं तो मेरे साथ रहिए। उन्हें तो कह दिया है कि जगतानंद जी को कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी में कहीं इसका कोई स्थान। मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूं कि जगतानंद जी सबसे बुरे इंसान हैं, लेकिन जगतानंद इतना जरूर जानता हूं कि उस पार्टी में ऐसे लोगों का रहना अति पिछड़े तथा पिछड़े तथा माननीय तेजस्वी यादव के आने वाले समय और भविष्य पर निश्चित रूप से खतरा पैदा हो सकता है। मैं इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शाहाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर नाराज हैं और पूरे बिहार में ये संदेश पूरे बिहार में जाता है। मैं श्री जगतानंद सिंह जी को ही लेकर के केवल बात नहीं कह रहा हूँ, माननीय तेजस्वी को इस बात की जानकारी है, वो आरजेडी का अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी शिकवा शिकायत नहीं करना चाहूँगा। लेकिन शाहाबाद में अदद कुछ समाज के नेताओं की भी ज़रूरत है, इस पर जो है तेजस्वी जी को भी अपना रुख साफ करके अति पिछड़े से माइनॉरिटी से भी शाहाबाद में नेता तैयार करने की ज़रूरत है।
तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर एस.के. सैनी साहब जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और आपने सुना कि जो फ़िलहाल जो अति पिछड़ों को लेकर के जो राजनीति है बिहार का, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और माना ये भी जा रहा है कि ये जो राजनीति है बिहार से निकलकर देश तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पर एक परिवर्तन का काम करेगी। आप देख रहे थे बक्सर खबर। आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। नमस्कार।